क्लास 11 विषय 1 समय की शुरुआत से। विश्व इतिहास के कुछ विषय। इस बुक में हम चैप्टर 1 प्रारंभिक समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन, इसका मतलब उद्भव के समय से लेकर हम कैसे एक सभ्य समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानना है। साथ ही साथ हमने एक कैसे विकसित समाज खड़ा किया। प्रारंभिक समाज। इस चैप्टर में हम प्रारंभिक समाज से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय हमारा सुदूर अतीत की खोज करना है, बहुत ही एकदम पुराने समय की खोज करना है। लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में ये बातें हैं। और उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति कैसे हुआ, और साथ ही साथ पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में, ठीक है, हड्डियों, पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से उन्होंने कैसे अध्ययन किया, हम इसके बारे में जानेंगे। आप यूं देखिए, आपके बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किस तरह से पुरातत्व विज्ञानियों ने, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट, ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में एक पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। मतलब आज जो हम लोग जिस रूप में हैं और हम लोगों का इतिहास, हम लोगों के उद्भव का इतिहास, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी उत्पत्ति किन जगहों पर हुई थी, ठीक है, इन सारे चीज़ों की जो इकट्ठा करते हैं जानकारी, दरअसल वह आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं। अब इन सारे चीज़ों की जानकारी को हासिल करने के लिए, और मानव का जब से उद्भव हुआ होगा जहाँ से, वहाँ से हर एक का कड़ी हमारे पीछे पूर्वजों की छूट गई और हर एक कड़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की यह जो चैन है, यह जो चैन रूपी माला है, ठीक है, यह छूटने वाला नहीं है। हर चैन का एक कड़ी या तो पीछे हिस्सा को बतलाएगा और उसका अगला हिस्सा आगे की कड़ी को बतलाएगा। लेकिन यह किसके संदर्भ में बतलाएगा? तो वर्तमान के संदर्भ में बतलाएगा। और हमारे हिस्टोरियंस, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इसी बात के प्रयास में लगे हुए थे कि किस तरह से हम अपने जीवन की उत्पत्ति को एक कड़ी के रूप में जोड़ें। यह इतना आसान काम नहीं है, यह एक मुश्किल भरा काम है। और उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते थे, साथ ही वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंद मूल, फल फूल और बीजों को इकट्ठा करके किस तरह से अपना भरण पोषण जीवन यापन करते थे। जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। और इन सब चीज़ों के अलावा जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण कड़ी थी सोचने और समझने की, कि आखिर ये लोग, आज तो हम लोग चूंकि पढ़े लिखे इंसान हैं, आज हम लोग बहुत सही हैं, हमारी पूंछ भी गायब है, हम हैं तो बंदर की श्रेणी का, बट हमारी पूंछें गायब है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा इस बात को समझिए कि आज हम लोग अपने रिश्ते को तय करके रखे हैं। आज हम लोग सभी मानव एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए, ठीक है, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति को विकास कर रखा है। और दुनिया में न जाने इस तरह की कई भाषाएं हैं। हम हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, या अन्य भाषाओं को बोल लेते हैं। लेकिन जरा आप गौर कीजिए कि उस समय के मानव जब उत्पत्ति हुई होगी और कुछ ही संख्या में उनकी आबादी रही होगी, तो वे अपने आप में किस रूप में एक दूसरे को बुलाते होंगे, किस रूप में एक दूसरे को पुकारते होंगे, किस रूप में वे
खाना खाने की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते होंगे या शिकार करने की ट्रेंड को अपनाते होंगे। मतलब सीधी सी बात है कि उनकी बोल चाल की भाषा क्या रही होगी और वे किन तरीकों से अपने भाव और विचार एक दूसरे के बीच में बतलाते होंगे या व्यक्त करते होंगे। तो इस चीज को भी जरा समझना है। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। बात समझ में आ गई। और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में जो भी लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना जीवन यापन चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो क्या उस समय भी लोग यही करते रहे होंगे? सवाल आपके मन में भी है, सवाल हमारे मन में भी है, और ये सवाल ना जाने आने वाले कितने पीढ़ियों के बीच भी रहेगा। ये ठीक उसी तरह से है कि पहले मुर्गी आई या डिंबा आया। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया आज के इराक में स्थित है। ठीक है, मेसोपोटामिया की बात जब भी आए तो आप वर्तमान संदर्भ में इराक देश का नाम लेंगे। यह इराक को ही हम मेसोपोटामिया के रूप में कहें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। अब इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था या ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुत अधिक मात्रा में पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर साथ ही साथ आपको यह भी जानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनेक शिल्पी का कार्य करते होंगे, चाहे लिपिकों का काम करते होंगे या श्रमिकों का काम करते होंगे या पुरोहितों का काम करते होंगे या राजा रानियों के आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया है। तो आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों और कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। यह एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में अनेक प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। जरा ध्यान देंगे। मतलब पढ़ने लिखने समझने यानी एक तरह से बुद्धि का विकास हम दो तरीके से कर रहे हैं। एक मानसिक रूप से कर रहे हैं और एक लिखित रूप से कर रहे हैं, मतलब फिजिकल स्टेटमेंट में कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट में हम कर रहे हैं, भौतिक अवस्था के रूप में। राइटिंग करना एक भौतिक अवस्था बतलाता है, लेकिन ये किसके साथ है? तो मानसिक अवस्था के साथ साथ भौतिक अवस्था है। हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसमें आप एक बात और समझ लीजिए, जब हम पुरातत्व की बात करते हैं तो पुरा मीन्स होता है प्राचीन और तत्व मीन्स वस्तु, यानी प्राचीन काल की वस्तु का अध्ययन करना। अभी बीच में मैंने एक प्रश्न छोड़ रखा है, ठीक है, और उस प्रश्न का उस सवाल का जवाब आपको देने हैं। मैं तो बताऊंगा ही। अब जरा सोचिए कि एक तरफ आपने देखा कि अतीत के बारे में जानना है और पुरातात्विक विज्ञानी जो है इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं, हम उसको आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट कहेंगे। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि मानसिक स्थिति के साथ साथ भौतिक अवस्था में जो बदलाव आ रहा है, इसके बिना तो संभव नहीं है शहर का आना। तो यह कैसे संभव हुआ, इसके बारे में जानकारी हम कैसे हासिल करेंगे, यही सवाल है आपके साथ। फिर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक 1-2 साल तक नहीं, ठीक है, लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं और काम चलाऊ घरों, आश्रयों और शैलाश्रय में, मतलब गुफा, पत्थरों की गुफा में, ठीक है, झोपड़ी में, वह
झाड़ी फूसनुमा झोपड़ी जो बनती थी, इस तरह के बस्तियों में आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पर बस्ती विकसित नहीं था। कहीं पे बना लिया, रह गया, जंगलों में रह गया छिप करके, ठीक है, गुफाओं में रह गया, ठीक है। आपके आसपास में भी जंगल है, आप देख सकते हैं, कभी घूम सकते हैं बाकायदा कि उन परिस्थितियों में लोग कैसे रहते होंगे। और फिर उन्होंने धीरे धीरे इन जंगलों से निकल करके, इन गुफाओं से निकल करके गाँव की तरफ बसना शुरू कर दिया, यानी गाँव की तरफ वे रहने लगे। तरफ नहीं, गाँव को बसाना शुरू कर दिए, क्योंकि आदमी से ही एक समाज का निर्माण होता है। समाज ही जो है, जहाँ एक पर्टिकुलर एक निश्चित स्थान पर बसने लगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक से अधिक आबादी वाला इलाका गांव के रूप में परिणत हो गया। और यही गांव जब एक थोड़ा सा विकास की तरफ बढ़ने लगा, व्यापार इस भी बाजार की तरफ हो गए, ठीक है, व्यापारिक लेन देन शुरू हुआ, तो फिर ये बाजार का आना शुरू हुआ। तो ये कैसे होता है? क्योंकि शहर, गांव से शहर ये अचानक नहीं उभरता है। हमें यहाँ सोचना होगा कि गांव से शहर अचानक नहीं उभरता है। मैं थोड़ा आपको एनालिसिस करके बता दूं कि गांव में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जब अन्न का उत्पादन होने लगा, ठीक है, किसका उत्पादन? तो अन्न का अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा। यहाँ अन्न के संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक मात्रा में जब उत्पादन होने लगे, तो उन वस्तुओं की उस समय अदला बदली की जाती थी। लोग घूम घूम करके अदला बदली किया करते थे, और यही अदला बदली के क्रम में एक व्यापार का आगमन हो गया। इसी को हम व्यापार के रूप में कह सकते हैं, जो इनिशियल प्रोसेस था, ठीक है। चूंकि यहाँ विनिमय का साधन क्या था? पैसे कौड़ी का नहीं था। यहाँ मेरे पास आलू नहीं है, उसके पास चावल है, और मेरे पास चावल नहीं है, तो मैं आलू दूंगा चावल लूँगा, चावल दूंगा आलू लूँगा। ये प्रक्रिया थी उस वक्त, और इसी प्रक्रिया ने विनिमय का साधन को डेवलप किया और एक छोटी हाट का रूप विकसित किया। और ये हाट आजकल आपके शहरों में भी लगते हैं, आपके कस्बों में भी लगते हैं। ये साप्ताहिक हाट समझिए, वही उसी जमाने का एक ट्रेंड है, वो हमारा छूटा नहीं है। वही साप्ताहिक हाट लगा करता है, और यहीं से शहर का आगमन शुरू हो गया। तो यह एक लंबी कहानी है, और एक ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुआ था। अत्यंत दूरगामी प्रभाव, मतलब बहुत अधिक दूर तक प्रभाव डालने वाली इस तरह के जो परिवर्तन हुए, ठीक है, जैसे खानाबदोश की जिंदगी को छोड़कर सीधा खेती की तरफ आ जाना, कृषि कार्य को अपना लेना, ठीक है, और एक स्थान पर बस जाना, और लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। इसका मतलब है कि 10,000 साल पहले लोग खेती बाड़ी को अपना लिए थे, खानाबदोश की जिंदगी को छोड़कर। आपको याद रखने हैं, जैसे कि आप आगे विषय में देखेंगे, ठीक है, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए किस तरह अपनी आजीविका को इकट्ठा किया करते थे। जंगलों से कंदमूल फल फूल को इकट्ठा करते थे, और भिन्न भिन्न पौधे की जानकारी रखते थे कि कहाँ वो पौधा उगता है, कहाँ किस पौधे से फल प्राप्त करने हैं, कौन सी हमारे लिए किस मौसम में कौन सा फल खाना है, और कौन कौन पौधे हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करते हैं, ठीक है। ये सब जो है तरह तरह की जानकारी वे सब रखा करते थे। बल्कि आज अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमारे बीच से गायब हो गई है। कुछ लोग हैं, कुछ उस ज़माने के हैं जो इस चीज़ को ख्याल रखते हैं, बट उनकी भी उम्र अब बची नहीं है। तो हमें इस पर सजग रहना है, हमें जंगलों का विनाश नहीं करना है, हमें जंगलों को बचाना है। जब तक हम जंगल बचाएंगे तभी तक हमारी आजीविका एक संपन्न आजीविका के साथ चलेगी, ठीक है। अब यहाँ समझिए इस बात को और, कि पश्चिमी एशिया में गेहूं, जौ, मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जाती थी। इसका मतलब है कि ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था, और उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर,
सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। अब ये मानव इतने होशियार हो गए हैं कि जंगल में जो जानवर को देख रहे हैं, इनके दिमाग अब थोड़ा काम करने चालू कर दिए हैं कि काश मैं इस जानवर को पकड़ करके अपने काम के लिए उपयोगी बना डालूं। क्योंकि बाघ तो शिकार करके खाता ही है, तो बाघ क्यों नहीं मरता है। अब ये थोड़ा दिमाग लगाना चालू कर दिए हैं। और इसी क्रम में ये लोग, यानी हमारे पूर्वज लोग, यानी प्राचीन काल के मानव लोग, ठीक है, क्या किए, तो इन पशुओं को पकड़कर पालतू बना डाले, ठीक है। और तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई, पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशे जैसे ऊन जो भेड़ पर है ना, भेड़ से ये ऊन मिलता है। इतना ही नहीं, जंगलों में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो हमें रुई प्रदान करता है। अब सोचिए, पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशे से आप इन सारे ऊन से ये सारे क्या करने लगे, रुई से कपड़े बनाने लगे, कपड़े बुनने लगे और बनाने लगे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को अब इन्होंने क्या किया, पहले लोग अपने किसी तरह से खुरपी से कोड़ा करते थे जमीन को। खुरपी मतलब समझते हो, आज जिसको सबल कहते हो, तो सबल तो बहुत भारी रूप हो गया, एक हाथ के जितना लंबा और नुकीला, वो चाहे लकड़ी का हो चाहे जानवरों की हड्डियों का हो, उससे हर व्यक्ति अपनी जमीन को कोड़ता था और तब वह बीज को बोता था और फसल उपजाता था। लेकिन जब इनके पास दिमाग हो गया तो कुदाल, लोहे के आगमन ने कुदाल को आसानी से ला दिया और लोग कुदाल, फावड़े का इस्तेमाल करने लगे। साथ ही साथ इनका दिमाग जब जानवरों को पालतू बनाने पर हो गया तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये हल बैल की नीति को अपना रहे हैं। बड़ा परेशानी रहा होगा इनको प्रारंभ में इन चीज़ों के साथ जीवन अपनाने में। अब जरा सोचिए, आपको जंगल भेज दिया जाए, कहा जाए अभी तक जो आपने पालतू जानवर बनाया है, जितना आप जानते हो, मैं आपको कहता हूँ कि भेड़िया जंगल में रहता आया है और मेरी समझ से भेड़िया आज तक पालतू नहीं बना है। क्या आप मुझे भेड़िया को पालतू बनाकर दिखाएंगे? ये एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्योंकि पहली नज़र में आपको सबसे बड़ा डर होगा कि भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है, वह हमें मार के खा जाएगा, ठीक है। दूसरा, हमारे आसपास की जो बकरियां हैं उसको भी वह साफ कर डालेगा। हम इसे पालतू कैसे बनाएंगे? आपके मन में ये सवाल आ रहा है, डर, फिर कैसे बनाएंगे, जबकि आपके पास आज मजबूत संसाधन है, फिर भी आप उस सवाल से डरते हो। जरा सोचिए इस चीज को, कुत्ता भी भेड़िया के प्रजाति का ही है। जिस डॉग को आप अपने गली मोहल्ले में देखते हो, आप उसको रोटी नहीं देते हो, फिर भी वह आपके पीछे पीछे भागता है और रात को वह आपकी पहरा करता है। लेकिन क्या यह कुत्ता किस तरह से आपके साथ, आपके समाज में घुल मिल करके रह गया? आप उस भेड़िया को बनाने में, पालतू बनाने में सच में क्यों नहीं हो? क्योंकि नंबर 1, इच्छा शक्ति की सबसे भारी कमी है आप में। आपने बड़े बड़े जानवरों को पिंजरे में कैद कर दिया। किया, इच्छा शक्ति की वजह से किया। तो हमें अपनी इच्छा शक्ति को आगे लाना होगा। तो ठीक यही इच्छा शक्ति के कारण उस समय के लोग खेती करना भी सीख गए और इसी घटनाक्रम के फलस्वरूप हम और भी अनेक प्रकार के परिवर्तन को देखेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक ना जाए, ठीक है, और अपने झोली में, अपने जगह पर उस फसल को इकट्ठा ना कर ले। तो अस्थाई घर कैसे बसने लगा? आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अस्थाई घर कैसे बसने लगा। लोग जंगलों के एक कोने में ये घर बनाया हुआ है, दूसरे कोने में उसका घर है। वो घर नहीं लगेगा, वो आपको जस्ट लाइक एक झोपड़ी भी नहीं लगेगा, ठीक है।
वह झोपड़ी भी आपको फील नहीं होगा। आपके मन में जिस तरह का झोपड़ी बसा हुआ है कि हम बड़े बढ़िया बांस से ये करेंगे, ठीक है, इस प्रकार उसका छत बनाएंगे, ये करेंगे, ठीक है, दीवार खड़ा करेंगे, वो नहीं था। लकड़ी को इकट्ठा करके खड़ा करके ऊपर से घास फूस पत्ते को लाद दिया, ठीक है, और फिर वह घुस करके रहने लगा। कोई सुरक्षा नहीं उसके घर में। सांप अगर घुस जाए, डंस ले, तो उसकी कोई माँ और बाप नहीं है। बचाने के लिए वह बिल्कुल गॉड के ऊपर निर्भर है। बच गया तो बच गया। इसी को तो कहते हैं संघर्ष के साथ जीना। हर हाल में आपको संघर्ष के साथ जीना ही होगा। और जिंदगी जीने के दूसरा नाम संघर्ष है। ठीक है, संघर्ष तो आपको हर हाल में करना ही होगा। तो ठीक इसी प्रक्रिया ने जब लोग खेती करना जान गए और फसलों को उपजाना सीख लिए, तो उनको लगा कि जब मैं यहाँ फसल बोया हूँ, अगर मैं दूसरे जगह पर भोजन की तलाश में निकल जाता हूँ, मुख्यतः भोजन और पानी की तलाश के चलते लोग एक जगह से दूसरे जगह आते और जाते थे और बिल्कुल ही अपना प्लेस बदल लेते थे। तब इनको लगा कि नहीं, फसल पकेगा, फसल को इकट्ठा करूँगा काट करके, और तब सोचा जाएगा। लेकिन इसी प्रक्रिया ने उनके दिमाग में सोचा, क्या सोचा कि तब तक जब तक फसल पकेगी तब तक तो हमें यहीं रहना है। तो उनका दिमाग अब घर बनाने की तरफ चलने लगी। वह जो जंगलों में झोपड़ी नुमा में रह रहे थे, ठीक है, हम उसको एग्जैक्ट झोपड़ी भी नहीं कह सकते हैं, टट्टू वाली झोपड़ी कह सकते हैं, टूटी फूटी गुफाओं में रह रहे थे, जहाँ पर जंगली जानवरों का भय हमेशा हर पल सताते रहता था। अब इन लोगों ने अपने जहाँ फसल बोए हैं उसके आसपास झोपड़ी को बनाना शुरू किया। फिर मिट्टी की दीवार को शुरू किया होगा, फिर पक्की ईंट पर आ गए, और अभी तक वो क्रम जारी है। मैंने कई सालों के टर्म को मैंने आगे बढ़ा दिया, पीछे छोड़ते हुए। अब ये लोग अस्थाई बस्ती की तरफ आ गए। बिल्कुल ही इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। जब ये लोग फसल के चलते अस्थाई बस गए, तो पास में नदी है जो जल का स्रोत है, झरना होगा जो जल का स्रोत होगा, ठीक है। इसके अलावा जंगली जानवरों का खौफ तो 24 घंटा रहता होगा। ऐसा नहीं कि आज की तरह जंगल उस समय के दौर में रहा होगा। बात समझिए, जब लोग एक साथ रहने लगे, ठीक है, फसल के इंतजार में, तो इनका मन मिट्टी और मिट्टी से संबंधित अनेक वस्तुओं को बनाने पर लग गया। यानी खाली समय में और कितना अधिक काम किया जाए। तो इसी संदर्भ में इन्होंने मिट्टी के बर्तन को बनाना भी सीख लिया, और अनाज और अन्य उपज को इकट्ठी करने के लिए इन्होंने इस बर्तन का इस्तेमाल किया। अब देखिए क्या होता है कि वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अब इनको समझ में आ गया कि भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ हमारा पानी का स्रोत है हम वहीं बस जाते हैं। जब तक हमारा पानी का स्रोत यहाँ रहेगा और हमारी फसलें हो जाएगी, तब तक हम यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। यानी इन्होंने अभी तक कुआं खोदने की नीति को नहीं सीखा है, ठीक है। साथ ही साथ पत्थर के औजार बनाने के तरीकों पर भी बदलाव आया। मैं आपको क्लास 12 में पढ़ाऊंगा कि किस तरह से औजार बनाने के टेक्निक का एक क्रम चला, ठीक है। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू हो रहे थे, ठीक है, चल ही रहे थे, पर उसमें से और कुछ मॉडिफाइड हो गया, विकसित रूप में आ गया। अब क्या हो गया, पहले बड़ा बड़ा फोल्डर को कभी कभी ये लोग उठा डालते थे किसी चीज़ को मारने के लिए या किसी चीज़ का शिकार करने के लिए, और वही बोल्डर जब नीचे गिरता था तो टूट करके अनेक टुकड़ों में बढ़ जाता था। फिर उसमें से कुछ टुकड़े ऐसे होते थे जो नुकीले धारदार हो जाते थे। इनका दिमाग उस पर चलना चालू हुआ कि मारा, कामयाब नहीं हुआ, बड़ा बोल्डर को तो फेंका, बट शिकार नहीं कर पाया और भाग गया। लेकिन उसके दिमाग को धार देने के लिए जो पत्थर का टुकड़ा वहाँ गिर गया टूट करके, ठीक है, तो उन्होंने बकायदा उसको फिर से हथियार के रूप में इस्तेमाल कर डाला और उसी टुकड़े से फिर से मारा, तो वह जानवर मर गया। तो उसके दिमाग में ये बस गया
बड़े पत्थर के बजाय इन पत्थरों को तोड़कर नुकीला बनाया जाए तो मेरा एक धारदार हथियार बन जाएगा। इसी तरह से जब वह उस टुकड़े पत्थर से या छोटी लकड़ी से जब वार करने लगा तो वह पत्थर घिसना चालू हुआ और घिस करके वह चिकना और धार होने लगा। तो इन्होंने देखा कि इस तरह से बार बार हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मेरा एक मजबूत हथियार बन जा रहा है। तब इन्होंने क्या किया कि घिसाई करके अपने हथियार को और नुकीला बनाना चालू किया, चिकना करना चालू किया, पॉलिश कर करके उन्होंने अपने हथियारों को और मजबूती देने लगा, धार देने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए और इतना ही नहीं, वह अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली और मुसल का भी आविष्कार कर डाला था। आज आपके घरों में भी ओखली और मुसल है, और अगर मशीन के तौर पर कहें तो हम आटा पीसने की चक्की, जहां दाल भी पीसे जाते हैं, ठीक है, और आप जान रहे हैं बाकी काम किए जाते हैं। तो उस मुसले की भी आविष्कार इसने कर डाला। पत्थर की कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था, कसिया, फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। तो कुछ इलाकों में लोग धातु के आविष्कार के बारे में भी जान चुके थे और ये लोग धातु का भी प्रयोग करना सीख लिए। खास करके पहले पहल तांबा और टीन जैसी धातुओं से ये परिचित हुए। तो आपको पता है, याद रखना है कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ था, तो वह है तांबा। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले और हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था और इससे चलकर धातुओं से गहने बनाने लगे और उनके औजार बनाने का रास्ता बिल्कुल ही खुल गया। अब उनका औजार पत्थर से चल करके सीधा धातु पर आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्थर वाले औजार को उन्होंने पूर्णतः छोड़ दिया, वो बिल्कुल चलता रहा साथ साथ में, बट अधिकता जो हो गई वह धातुओं के औजार की अधिकता हो गई। बड़े पैमाने पर धातु के औजार बनाने लगे और इसका उपयोग भी करने लगे। जहाँ आवश्यकता पत्थर की होती थी वहाँ पत्थर वाले औजार की प्रयोग करते थे। इतना ही नहीं, दूरस्थ स्थानों, मतलब अब जरा सोचिए, आबादी थोड़ी बढ़ रही है और लोगों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाली बहुत सारे चीज़ों के बारे में ये जानकारी अपनी बढ़ा रहे थे, जैसे लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और ऑक्सीबिडियन ज्वालामुखी का एक पक्का जमा हुआ लावा है, ठीक है। तो स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और इनके बारे में जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे और उनका प्रचार और प्रसार भी करते थे। इससे उसके मन में जानकारी भी आ जाती थी नई नई चीज़ों के बारे में। तो इसी तरह से इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। गांवों और कस्बों का विकास होता गया, लोगों का आवागमन बढ़ता गया और जिसके फलस्वरूप पुराने और छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर अब ये लोग एक छोटे छोटे राज्य को विकसित कर रहे हैं और राज्य विकसित हो रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से रही, क्योंकि इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए। ऐसा इसलिए वे अभी तक अपने पीने के जल के स्रोत को खोजने के लिए सिर्फ नदी, नाले और तालाब, झील पर निर्भर थे। कुआं खोदेंगे तो पानी मिलेगा, ये उनके अंदर अभी ज्ञान नहीं आई थी, बट धीरे धीरे आ जाएगी। और जब इस चीज़ का आगमन हो जाएगा तो वे लोग बिल्कुल ही अस्थायी रूप से अब बसेंगे और आबादी इनकी घनी होगी, सघन होगी। और जैसे ही आबादी घनी और सघन होगी तो फिर वे राज्य की तरफ चलेंगे, यानी एक छोटे क्षेत्र की तरफ जाएंगे। और साथ ही साथ इसी परिवर्तन के दूरगामी परिणाम को विद्वानों ने क्या कहा? क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का खोज करेंगे तो आपको एक तरफ निरंतरता दिखाई पड़ेगी और दूसरी तरफ परिवर्तन दिखाई पड़ेगी। निरंतरता शब्द का अर्थ समझिए। निरंतरता कहने का मतलब है कि पहले आप पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जब आपने धातु के बारे में जानना, औजार को बनाना सीख लिया, यानी धातुओं से परिचित हो गए,
तांबा और टिन से, ठीक है, या कांसे से, तो आपने धातु औजार बनाना चालू किया। लेकिन निरंतरता क्या है कि आपने अपने पुराने औजार पत्थर को छोड़ा नहीं, उसको सीमित मात्रा में ही सही, उसको आपने बरकरार रखा है। और आप जब आवश्यकता पड़ती है तो आप पत्थर के औजारों का भी उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो आपने धातु के बारे में जान लिया है, अब उस धातु के बारे में जो जाना है तो आपने इस पर औजार बनाना शुरू किया। अब इसका बड़े पैमाने पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निरंतरता यही है कि आपने धातु के औजारों के इस्तेमाल के साथ साथ पत्थर के औजारों का भी प्रयोग आप कर रहे हैं। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि आप पुरानी औजारों में बदलाव कर रहे हैं, आप पुराने तकनीक में बदलाव कर रहे हैं, आप पुराने जीवन शैली में बदलाव कर रहे हैं और एक नई जीवन शैली को अपना रहे हैं, नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका मानसिक वृद्धि, मानसिक क्षमता में वृद्धि, मानसिक शक्ति में वृद्धि बढ़ रहा है। तो यही हुआ परिवर्तन। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है, और इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय और पशुचारक समुदाय। पशुचारक समुदाय कहने का मतलब है ग्वाला लोग, ठीक है। अब शिकारी संग्राहक समुदाय है और एक नगरवासी समुदाय है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा कालक्रम का अध्ययन कैसे करें इसके बारे में आप जान लें। आप इस प्रकार कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग में पाएंगे, प्रत्येक सेक्शन में, कि विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। नंबर 1 है राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रिया और उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया, और तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है, ठीक है। सेकंड है कि कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। कुछ तिथियां, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर इन तिथियों में संशोधन कर रहे हैं और पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो प्रक्रियाएं आज तक जारी है, खोज करना, सुधार करना। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है। ध्यान रखिए, और ध्यान रखें भी और रहे भी इस पॉइंट पर कि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। इतना ही नहीं, ये ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में जो कालक्रम है वो प्रायः ऊपर या नीचे होता रहता है। मतलब इसको कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग करना। तो मानव इतिहास की कुछ युगांतकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है और इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्याय में किए गए हैं, चैप्टर्स में किए गए हैं, जिनके पृथक कालक्रम है। दैट मीन्स अलग अलग कालक्रम आपको बताया गया है। इतना ही नहीं, मानव विकास की और मानव इतिहास की कुछ युगांतकारी घटनाएं भी यहाँ पर दिया गया है और इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले चैप्टर्स में दिया गया है। ये एक बिल्कुल अलग कालक्रम है। जहाँ पर आप एक देखेंगे, वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। इस प्रकार आप दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का कंपैरिजन स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस महाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास के बारे में भी जानेंगे, जैसे आग का आविष्कार कब हुआ, धातुओं का प्रयोग, हल द्वारा खेती कब किए गए, पहिए और चाक का आविष्कार कब हुआ, कब इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में हम नगरों के उद्भव के बारे में जानेंगे और लेखन कला का प्रयोग कब हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपका दिया हुआ है इस चैप्टर में
फर्स्ट में दिया हुआ है 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष वर्तमान से पहले। तिथि है आपका। अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है? कहता ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म की प्राप्ति होती है इस समय। इसका मतलब है कि वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। कहाँ पर? तो अफ्रीका में मिला। और वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व मिला। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पहले मिला और अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य वर्तमान से 14 लाख वर्ष पहले मिला। इसी घटनाक्रम में, इसी तिथि के समय यूरोप में कोई घटनाक्रम नहीं घटती है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, तो यहाँ पर पाएंगे कि होमो सैपियंस, जिसको हम प्राज्ञ मानव कहते हैं, के जीवाश्म की प्राप्ति होती है। इसका प्राप्ति जो होता है 1,95,000 वर्तमान से पूर्व मिलता है। यहाँ पर अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं इसी पीरियड में, और 4 लाख वर्तमान से पूर्व ये अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य यूरोप में मिलते हैं। फिर इसी तरह से सारा आपका डाटा दिया हुआ है कि होमो सैपियंस के जीवाश्म यूरोप में कब मिले हैं। तो 40,000 वर्ष पहले होमो सैपियंस के जीवाश्म मिले हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बतला देता हूं, आपको याद रखने हैं। वह यह, गुफाओं व गुफा में चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 30,000 ईसा पूर्व। मैं रिपीट कर दूं, गुफाओं में चित्रकारी की शुरुआत 30,000 ईसा पूर्व। तो गुफाओं व गुफा आवास में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में मिला है। ये यूरोप में है, इसी पीरियड में मिले हैं। पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया तो 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया। गेहूं, जौ की खेती यूनान में कब शुरू हुआ? तो 6,000 से 5,000 BC। ये बिल्कुल ही डाटा दिया गया है आपको। इसी तरह लोहे का प्रयोग, तो लोहे का प्रयोग 1100 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ है, ये आपको याद रखने हैं। और घोड़े को पालतू बनाया गया है 3000 से 2000 ईसा पूर्व में, ये भी आपको याद रखने हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ यूरोप में? तो इसका है 776 ईसा पूर्व में है, यूनान में हुआ था। ये आपका GS में पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो यहाँ पर 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच एथेंस में प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। और एक महत्वपूर्ण घटना है, मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता था, ठीक है, वह 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 336 से 323 ईसा पूर्व में। मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना 332 ईसा पूर्व में हुआ, और जो मिस्र कभी ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा करता था। फिर एशिया और दक्षिण एशिया के संदर्भ में है, तो इसके बारे में भी आप देख लेंगे। इसी तरह आपको अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के संदर्भ में है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स जो इम्पोर्टेंट है, मैं इसका लिस्ट आपको अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे अभी तक छोटे हैं उनको आप बता दें, वे भी इससे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ अगर इसमें कोई कमी रह गई होगी तो फिर वे मुझे बताएंगे। ये जो मिर्च है, दरअसल इसकी खेती अमेरिका में होती थी और इसका उद्भव अमेरिका से हुआ है, ठीक है, ब्राज़ील से हुआ है।